जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शास्त्री पर कम्युनिटी में। सो वी वी डिस्कसिंग घटना चक्र, जनरल साइंस घटना चक्र, और उसमें हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो रहेगा ये स्पेस का। इसके अलावा देखिए हम पॉलिटी डिस्कस करना हमने स्टार्ट किया है और पॉलिटी के अलावा 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अब आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ये डिस्कशन जो चल रहा है और जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है वो मिला के हमारा एक पूरा घटना चक्र का पूरा पैकेज अब हमने कंप्लीट कर दिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये दोनों भी जब कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरी की पूरी 6 घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए आपके लिए करंट अफेयर्स की आई दृष्टि घटना चक्र भी अवेलेबल है। तो ऑल्दो अभी अपडेशंस होते रहते हैं करंट अफेयर्स में, बट लास्ट 1 ईयर की थी, तो जो भी कुछ उसमें पॉसिबिलिटीज़ लाइक स्पोर्ट्स में है या वो सब तो हम देख ही सकते हैं, बिकॉज लास्ट 1 साल का उसमें पूरा घटना चक्र का अवेलेबिलिटी है, न्यूज़ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91। इन जुलाई 2019 द स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट। तो देखिए ये लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था, दिस वॉज लॉन्च फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो चंद्रयान 2 ये सेकंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि डेवलप किया था इसरो ने। द स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च ऑन इट्स मिशन टू द मून फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा on 22nd July 2019 by GSLV Mark 3 M1. Spacecraft reached the moon's orbit on 20th August 2019. इसका जो लैंडर था विक्रम with lunar rover प्रज्ञान, it was scheduled to land on the moon on 7 September 2019, पर बाद में deviate हो गया from its intended trajectory starting at 2.1 km altitude and had lost communication. Successful soft landing would have made India fourth country after Russia, USA and China to do so. However, lunar orbiter of Chandrayaan 2 is working well. Which geosynchronous satellite GSLV was used by ISRO to launch Chandrayaan 2 spacecraft? तो कौन सी GSLV यूज़ की गई थी? GSLV Mark 3 M1। ठीक है, GSLV Mark 3 M1 का यूज़ किया गया था। इसको ये 3 स्टेज लिफ्ट हैवी लिफ्ट व्हीकल है जो कि इसरो ने बनाई है। द व्हीकल हैज़ 2 सॉलिड स्ट्रैप्स ऑन, कोर लिक्विड बूस्टर भी है इसमें, क्रायोजेनिक अपर स्टेज भी है। GSLV Mark 3 is designed to carry a 4-ton class of satellites into geosynchronous transfer orbit or about 10 tons to low Earth orbit, जो कि which is twice the capability of GSLV Mark 2. What is the name of world's first private flight planned to go on the moon? तो वर्ल्ड की पहली प्राइवेट फ्लाइट जो मून पे जा रही है वो है मून एक्सप्रेस। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट flight plan to go to the moon implemented from 2017. This plan was granted assent by Federal Aviation Administration on August 3, 2016. Consider the following statements. The Mangalyaan launched by ISRO. It is also called the Mars Orbiter mission. Made India the second country to have spacecraft orbit the Mars after USA. Made India the only country to be successful in making up its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt. तो देखिए सेकेंड कंट्री तो नहीं है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। मार्किंग इंडियाज फर्स्ट वेंचर इनटू द इंटरप्लेनेटरी स्पेस मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान, ये ऑब्जर्व करेगा मार्स के सरफेस को, फीचर्स को, मॉर्फोलॉजी, मिनरलॉजी, मार्शियन एटमॉस्फेयर। इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री है एंड द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू डू सो इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इसरो फोर्थ स्पेस एजेंसी हो जाएगी जिसने कोई सैटेलाइट भेजा होगा मार्स पर। Tianwen-1 क्या है? Tianwen-1 स्पेसक्राफ्ट है चाइना के लिए, ऑफ चाइना। So Tianwen-1 TW1 is an interplanetary mission by China National Space Administration to send a robotic spacecraft to Mars consisting of an orbiter spacecraft, 2 deployable cameras, lander, remote camera, and Zhurong rover. The mission was launched from Wenchang spacecraft launch site on 23rd July 2020 on a Long March 5 heavy lift vehicle. After 7 months of transit through the winter solar system, the spacecraft entered Martian orbit on 10th February 2021. Which of the following statement is not correct about Chinese space shuttle Shenzhou? तो it was launched by Long March 2F rocket, ये बिल्कुल सही है। For the first time Chinese astronauts performed a spacewalk, this is correct. The astronauts returned safely to Earth, ये भी बिल्कुल सही है। It was named after the 4 astronauts, ये गलत है। So China has launched its third manned spacecraft Shenzhou 7 on September 25, 2008। हालांकि देखिए पुराना है तो अभी इसके आने की चांसेस नहीं है,
बट और नाम से आपको ये भी समझ आ जाएगी चाइना का है, तो अगर कभी मैच के लिए आ रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, बट स्टिल हम देख लेते हैं. तो 3 astronauts on a board to attempt the country's first ever spacewalk. It was blasted off on a long March 2 F carrier rocket from Zhuoken Satellite Launch Center in the northwestern Gansu province under the China Shenzhou program. Shenzhou 9 was also launched on June 16, 2012. The mission's crew included the first Chinese female astronaut. ये पहली Chinese female astronaut थी Liu Yang. In August 2016, China developed a system nicknamed Messius, which is, तो ये क्या है Messius? This is a quantum satellite communication system. The world's first quantum communication satellite, or Messius, was launched by China on 16th August 2016. The launch of Messius named after the ancient Chinese philosopher and scientist. Recently, ISRO and CNES signed an agreement to set up a joint maritime surveillance system. CNES is a space agency of which country? तो CNES है फ्रांस का. नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़, फ्रेंच सेंटर नेशनल दिस एटूडेड स्पेसियल्स, ये फ्रेंच में ही लिखा हुआ है. इट इज़ द गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस. इसरो और CNES ने एक एग्रीमेंट साइन किया था मार्च में 2019 में टू सेटअप अ जॉइंट मैरीटाइम सर्विलेंस सिस्टम. रिसेंटली which agency successfully launched the world's smallest satellite carrying rocket? तो ये था JAXA, जापान. NASA's Jet Propulsion Laboratory is located in. नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो देखिए ये लोकेटेड है पास्तेना में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स. और अभी बहुत ही अनफॉर्चुनेट कुछ हैपनिंग्स हुई हैं इन द लास्ट 10 days. जो कैलिफोर्निया और जो आसपास वाला एरिया है जिसको हॉलीवुड एरिया भी बोलते हैं, वहाँ पूरा वाइल्ड फायर्स की वजह से आग लग गई है एंड द होल एरिया गॉट डिवास्टेटेड. वॉट इज़ Grised Lightning 10 GL10 recently in the news? So it is electric plane tested by NASA. NASA has developed and successfully flight tested a battery powered plane with 10 engines that take off and land like a helicopter and fly efficiently like an aircraft. The Greased Lightning or GL10 prototype successfully transitioned from hover to wing borne flight during several test flights. It could be used for small package delivery or vertical takeoff and landing, long endurance surveillance for agriculture, mapping and other applications. Which spacecraft of NASA has confirmed the presence of water on the moon? तो ये कौन सा spacecraft है? Sophia. Sophia has confirmed the presence of water on the moon. In a breakthrough discovery, the US space agency NASA has confirmed in October 2020 the presence of water on the moon sunlit surface for the first time in history. Announcing this discovery about the moon, NASA said that its mission SOFIA, Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, has confirmed the presence of water molecules in Clavius crater, which is located in the moon's southern hemisphere. It is notable that India's Chandrayaan 1 was the first moon mission that indicated the widespread presence of water molecules on lunar soil back in November 2008. NASA's Deep Impact Space Mission was employed to take detailed pictures of which comet nucleus? So it was Tempel 1. Tempel 1. NASA's Deep Impact Mission was launched from Cape Canaveral Air Force Station on January 12, 2005. It was launched by Delta II rocket. The Deep Impact spacecraft traveled 429 million kilometers in 174 days to reach Comet Tempel 1, and on July 4, 2005, the spacecraft crashed and impacted into Tempel 1, allowing the scientists to study the icy body's composition. Some previous space missions to comets such as Giotto and Stardust are just only to examine the surface of comet nuclei. The Deep Impact mission was the first to extract material from a comet's surface. What is the name of NASA vehicle on Mars? NASA vehicle on Mars is उसका नाम क्या है? उसका नाम है Phoenix. तो Phoenix एक robotic spacecraft है on a space exploration mission on Mars under the NASA's Mars Scout program. Phoenix lander descended on Mars on May 25, 2008. The first US rover which reached Mars in January 2004. It was Spirit. Spirit, also known as MER-A, Mars Exploration Rover A. It is a robotic rover on Mars active from 2004 to 2010. It was one of the twin rovers of NASA's Mars Exploration Rover mission. It landed successfully on Mars on January 4, 2004. Second rover, Opportunity,
MERB, it landed on the other side of the planet. Robotic rover Curiosity was launched on November 26, 2011 under the NASA's Mars Science Laboratory mission, while Perseverance rover launch हुआ था July 30, 2020 को as part of NASA's Mars 2020 mission. According to NASA, the evidence for the presence of life on Mars found till today include water, gypsum and methane. तो water, gypsum और methane मिला है वहाँ से. Methane is present in the atmosphere of, तो अभी हमने देखा एक तो मार्स और जुपिटर के एटमॉस्फेयर में भी होता है. तो फर्स्ट एविडेंस जो मिला था वो मिला था मार्स पे. क्यूरियोसिटी रोवर ऑल्सो डिटेक्टेड द मीथेन प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स. जुपिटर्स एटमॉस्फेयर कंटेन मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन. कुछ ट्रेस अमाउंट्स वहाँ पे वाटर, अमोनिया, मीथेन और दूसरे कार्बन कंपाउंड्स के भी हैं. The fuel tanks of spacecraft Discovery that has been launched into space on July 4, 2006, it was filled with mixture of liquid hydrogen and liquid oxygen. Okay, so space shuttle एक reusable spacecraft है that takes off like rocket, orbits the earth like a satellite and then lands like a glider. The space shuttle was made up of three main parts: orbiter, external tank, the solid rocket booster, and these shuttles are fueled with liquid hydrogen and liquid oxygen. चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी, एटलांटिस, एंडेवर, ये स्पेस शटल्स हैं नासा की, बट ऑल ऑफ दीज आर रिटायर्ड. अपोलो 8 वॉज लॉन्च्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन. कब हुआ था ये लॉन्च? तो देखिए दिसंबर 21, 1968 को लॉन्च हुआ था. 1998 दिया हुआ है सब में. बेसिकली दिसंबर 21, 1968 को ये लॉन्च हुआ था. सेलिन 1, द ल्यूनर ऑर्बिटर मिशन, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट बिलोंग्स टू जापान. ठीक है, पुराना है ये, अभी आने के चांसेस नहीं है. फिर से अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ जेट इंजन एंड अ रॉकेट. अ जेट इंजन यूजेस द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड इट इज़ अनसूटेबल फॉर मोशन इन स्पेस. ठीक बात है. अ रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फॉर्म एंड फ्यूल. ये भी ठीक बात है, अपना खुद का सप्लाई वो लेके जाता है. The jet aircraft fly very easily and smoothly in lower stratosphere. What could be the appropriate explanation for it? क्योंकि clouds नहीं होते हैं और water vapor lower atmosphere में नहीं होता है. There are no vertical winds in the lower stratosphere. तो ये दोनों ही reasons सही हैं. Jet spacecrafts efficiently manage the fuel combustion of low temperature in the stratosphere. The type of turbulence caused by convection heating that causes thunderstorms does not occur in the stratosphere. क्लाउड्स नहीं होते हैं, वाटर वेपर नहीं होता है, एंड ऑल्सो नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. ऑन विच प्रिंसिपल अ जेट इंजन वर्क? सो अ जेट इंजन वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. Nearly all modern airplanes use jet propulsion to fly. Jet engines and rockets work on the principle of conservation of linear momentum. Rocket works on the principle of which of the following? Momentum conservation के principle पे rocket काम करता है. P is equal to mv, mass into velocity. Stratellite is the high altitude airship positioned in the stratosphere. Stratellite is high altitude airship positioned in the stratosphere and carries one or more repeaters to create wireless communication networks. A satellite is similar to a satellite but is stationed in the stratosphere rather than in the orbit. Cryogenic temperature stands for temperatures below minus 150 degrees centigrade. In physics, cryogenics is the study of production and behavior of materials at very low temperature, that is below minus 150 degrees centigrade. Low temperatures cryogenics find application in, so they find application in space travel, magnetic leviation and telemetry. क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशंस इन, सो दे फाइंड एप्लीकेशंस अगर इनमें से देखें तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में. द वर्ड क्रायोजेनिक वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रायोस मीन्स फ्रॉस्ट एंड जेनिक टू प्रोड्यूस. यूजुअली क्रायोजेनिक्स हैज़ बीन यूज्ड टू रेफर टेम्परेचर्स बिलो approximately minus 150 degree centigrade. A cryogenic engine is used as a rocket engine that uses a cryogenic fuel and oxidizer. Its fuel and oxidizer are gases liquefied and stored at very low temperatures below minus 150. Cryogenic engines uses, what they uses liquid oxygen as the oxidizer and liquid hydrogen as the fuel. The cryogenic engine is used in space shuttle. Out of these, cryogenic engine space shuttle में use होता है. Which of the following is not used as a rocket propellant?
सो रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पे कौन सा यूज़ नहीं हो रहा है? देखिए सारे ही रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजीन, केरोसिन ऑयल. While liquid oxygen is used as oxidizer in rocket propellant, propellant is a mixture of fuel and oxidizer. Consider the following statement. In the year 2006, India successfully tested a full-fledged cryogenic stage in rocketry. After the ये सही है. After USA, Russia and China, India is the only country to have acquired the capability for use of cryogenic stage in the रॉकेटरी. देखिए इंडिया 6th मेंबर बन गया है एक्सक्लूसिव क्लब का, 4th नहीं था. यूएसए, रशिया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना और जापान के बाद. ठीक है. Consider the following statements and find the correct answer. Reset 2 satellite was put in orbit by PSLV C-12 in April 2009 from Sriharikota. Another satellite, AnuSat, was also put in orbit by the PSLV C-12. This was built by Anna University, Chennai. It is an experimental communication satellite. It is a surveillance satellite and can keep a watch on countries' borders. So सारे ही देखिए इसमें सही हैं. All the statements are correct. With reference to Indian satellites and their launchers, consider the following statements. All the INSAT series of satellites were launched abroad. PSLVs were used to launch IRS satellites series of satellites. India used the indigenously built cryogenic engines for the first time for powering the third stage of GSLV. GSAT launched in the year 2001 had payloads to demonstrate digital broadcast and internet services. So देखिए इसमें फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा. All the INSAT series of satellites were launched abroad. बाकी सारे सही हैं. GSLV एक 3 स्टेज लॉन्चर है जिसका थर्ड स्टेज was used as an indigenous built cryogenic engines. This indigenous engine was built by Liquid Propulsion System Center at Mahendragiri of Tamil Nadu. This GSAT-1 satellite was launched on April 18, 2001, which has payloads to demonstrate digital broadcast and internet services. PSLVs were used to launch IRS series of satellites and apart from this ये बहुत सारे और satellites को launch करने के लिए भी use हुआ है. INSAT 4C was launched from Sriharikota on July 10, 2006. तो इसीलिए क्वेश्चन भी उसी पीरियड का है. 2001 में जैसे लॉन्च हुआ था पहला तो 2002 में क्वेश्चन आया था. तो बेसिकली ये करंट अफेयर्स रिलेटेड ही रहते हैं ज़्यादातर. With reference to India's satellite launch vehicles, consider the following statement. PSLV launched the satellites useful for Earth resources monitoring, whereas GSLV is designed to maintain launch communication satellites. Satellites launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from particular location on Earth. GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stages using liquid rocket engines. So PSLV is an indigenously developed expendable launch system of the ISRO. It comes in the category of medium lift launchers with a reach up to various orbits, including the geosynchronous transfer orbit, lower Earth orbit or polar sun synchronous orbit. GSLV is also operated by ISRO. और ये it is used to launch a satellite into geosynchronous transfer orbit. It is designed mainly to deliver the communication satellite to height of 36,000 km. PSLV launches mainly the Earth monitoring satellites to the polar orbits and these satellites do not appear to fix in the same position in the sky. It is a 3-stage launch vehicle with the first stage using a solid propellant, second stage using liquid propellant and third stage is using the cryogenic stage. An artificial satellite can be tracked very precisely from the Earth by using, so it can be very precisely tracked from the Earth by using Doppler effect. It is done with the help of tracking transmitter. With the help of Doppler effect, ये जो tracking है possible हो पाती है. Which of the following is not a space satellite? SLV-3 is not a space satellite. Rohini is a series of satellites which is launched by Indian Space Research Organization. This consists of 4 satellites, all of which are launched successfully by ISRO. This was launched on May 31st, 1981. IRS satellites is a series of Indian remote sensing satellite for Earth's observation. IRS-1D was launched on September 29, 1997. INSAT 2D satellite ये लॉन्च हुआ था जून 4, 1997 को. SLV-3 ये स्पेस सैटेलाइट नहीं है. इट इज़ अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच वॉज डेवलप्ड बाय इसरो. GSLV D2 जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था रिसेंटली, अभी रिसेंटली 2001 की बात है, तो वो क्या है? तो देखिए GSLV D2 इंडिया का इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था. प्राइमरीली डेवलप किया गया था टू लॉन्च INSAT class of satellites into geosynchronous transfer orbit. GSLV D2 second developmental test flight थी of this vehicle. In this flight, GSLV had placed a heavier satellite, the 1800 kg GSAT-2, into geosynchronous transfer orbit.
Vigyan Rail is a science exhibition on wheels organized by the Council of Scientific and Industrial Research. Vigyan Prasar is an autonomous body under the Ministry of Human Resource Development. The educational satellite of ISRO EduSat was launched in 2004 from French Guiana. आपको बताना है कौन से सही है. देखिए एक भी सही नहीं है. विज्ञान रेल इज एन साइंस एग्जीबिशन ऑन व्हील्स ऑर्गेनाइज जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये 15 दिसंबर 2003 को शुरू हुई थी फॉर डिपेक्टिंग इंडियाज अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. विज्ञान प्रसार एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में. EduSat is the satellite exclusively devoted to meet the demand of education sector. It was launched on September 20 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh in 2004, not from French Guiana. India became the first country to send educational services satellite in space. EduSat. When was this launched? It was launched on 20th September 2004. India launches its first fully fledged meteorological satellite, METSAT, in September 2002. For the first time, space vehicle PSLV C4 carried a payload of more than 1000 kg into a geosynchronous orbit. कौन सा इनमें से सही है? तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. फुली फ्लेजेड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट ये सितंबर 12 2002 को लॉन्च हुई थी. एंड द फर्स्ट टाइम द स्पेस व्हीकल PSLV हैज एंटर्ड इनटू अ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट विद हैविंग मोर देन 1000 kg पेलोड, जिसको METSAT 1 भी बोलते हैं. इसको रीनेम किया गया था कल्पना 1 के द्वारा टू ऑनर द लेट इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला. कल्पना 1 इज द न्यू नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज गिवन टू METSAT. इन सितंबर 2002 इंडिया लॉन्च्ड. तो इंडिया ने क्या लॉन्च किया था? METSAT लॉन्च किया था. Which of the following is academic institute satellite? Satyabhama satellite is an academic institute satellite by the students of faculty of Satyabhama University, Chennai. ये बनाया गया था. ठीक है. सत्यभामा एक माइक्रो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है जो कि सत्यभामा यूनिवर्सिटी चेन्नई के द्वारा बनाया गया था टू कलेक्ट द डेटा ऑन ग्रीन हाउस गैसेस. ये लॉन्च किया गया था कार्टोसैट 2C सैटेलाइट के साथ PSLV C34 से 22 जून 2016 को. India's advanced communication satellite GSAT 8 was launched on May 21, 2011. कहाँ से? कोरू से. So इंडिया की एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT 8 सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी. Ariane 5 vehicle of Air and Space Kourou, French Guiana. It was placed GSAT 8 into the intended geosynchronous transfer orbit of 35,861 km apogee and 258 km perigee with an orbital inclination of 2.503 degree with respect to the equator. द इंडियन GSAT 7 सैटेलाइट एक्सक्लूसिवली किस लिए है ये? तो ये एक्सक्लूसिवली है मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए. लिस्ट ऑफ फ्यू सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इसरो इज गिवन बिलो along with their date of launch. Which of the two satellites launched failed to reach the orbit? तो देखिए GSAT 2 May 8, 2003 सही है. GSAT 4 15 अप्रैल 2010 ये नहीं पहुंच पाई थी. GSAT 5P 25 दिसंबर 2010 ये भी नहीं हो पाया था. GSAT 12 15 जुलाई 2011 ये हो गया था. तो GSAT 4 एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा अप्रैल 2010 में, विच फेल टू रीच द ऑर्बिट आफ्टर द रॉकेट्स थर्ड स्टेज malfunctioned. GSAT 5P, which was the fifth satellite launched in GSAT series, it was an exclusive communication satellite to further augment the communication services currently provided by the Indian National Satellite System. Weighing 2310 at the lift, GSAT 5P carried 24 normal C-band and 12 extended C-band transponders. However, GSAT 5P was not placed in orbit as GSLV F06 could not complete its mission. Which of the following satellite was successfully launched by India on 29 September 2012? So GSAT 10. ISRO has successfully launched GSAT 6A satellite from which rocket vehicle? तो ये लॉन्च किया गया था GSLV F08 के द्वारा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी व्हाट इज भुवन विच इज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो देखिए भुवन क्या है? भुवन है एक जियो पोर्टल इसरो का विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज़. ठीक है. तो भुवन एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डेवलप की गई इसरो के द्वारा विच अलाउ द यूजर्स टू एक्सप्लोर अ 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. एंड अपार्ट फ्रॉम विजुअलाइजेशन ये डिज़ास्टर सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है. ये इंडिया का इट इज़ एन इंडियन वर्जन ऑफ गूगल अर्थ भुवन. ऑलराइट. चलिए तो ये हो गया हमारा स्पेस. जो नेक्स्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डिफेंस टेक्नोलॉजी. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग.